चार्ट आप देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। बाकी मैं ये पॉइंट्स जो हैं उसको दोबारा दोहरा देता हूँ। यदि ग्रह, पहला पॉइंट है, यदि ग्रह अपनी स्वराशि में हो तो उसकी दशा में जातक नाम और पैसा दोनों कमाएगा। तो शनि डिले का कारक है, डिले करेगा। शनि मेहनत का कारक है तो मेहनत कराएगा। पर ये श्योरिटी है कि जब भी शनि की महादशा लगेगी व्यक्ति नाम और पैसा दोनों कमाएगा। इसी तरीके से अगला पॉइंट है, छठे भाव का स्वामी छठे ही भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति नाम और पैसा दोनों कमाएगा। जैसे यहां पे छठा भाव कौन सा है, ये वाला। छठी राशि कौन सी है, बुध की। तो यदि बुध यहां बैठा होता तो व्यक्ति नाम और पैसा दोनों कमाता। कब कमाता, बुध की दशा में। पर ये यहां ना बैठ के अष्टम भाव में चला गया तो उससे रिजल्ट में परिवर्तन आ गया। तीसरा, मैं शायद आप लोगों को बता चुका हूं कि एक त्रिषडाय, त्रिषडाय ये भी एक सूत्र है जो बताता है कि व्यक्ति के जीवन में कब कब कठिनाई आएंगी। त्रिषडाय का मतलब होता है त्रि माने तीसरा, षड माने छठा, और आय माने 11वां। तो तीसरा, छठा, 11वां। यदि त्रिषडाय भाव के स्वामी, यहाँ पे तीसरा भाव कौन है, बुध। छठा भाव कौन है, बुध। और 11वां भाव कौन है, शनि। यदि त्रिषडाय भाव के स्वामी अपनी अपनी राशियों में बैठ जाए तो व्यक्ति को महाधनी बनाते हैं। अब अगर ये बुध यहां की बजाय यहां होता या ये बुध यहां की बजाय यहां होता तो ये त्रिषडाय भाव के स्वामी बन जाता और ये व्यक्ति एक धनी परिवार में जन्म लेता या फिर अपने समय में महाधनी होगा। परंतु यहाँ पे बुध जो है वो अष्टम भाव में चला गया है, तो यहाँ पर जो है सामान्य धनी का योग है। लेकिन ये सामान्य धनी भी व्यक्ति अपने बलबूते पे पैसा इकट्ठा करेगा, अपने बलबूते पे पैसा कमाएगा। ये व्याख्या की जा सकती है क्योंकि शनि एक तो अपनी स्वराशि में है और दूसरा त्रिषडाय भाव का स्वामी है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि जिस जातक की यह कुंडली है वो भविष्य में अपने लिए काफी अच्छा पैसा कमाएगा, नाम और पैसा दोनों कमाएगा। इसके बाद यदि व्यक्ति का जन्म द्विस्वभाव लग्न में होता है तो ऐसा व्यक्ति बुध और गुरु की दशा में हमेशा अधिकतर दुख पाता है, यानी उसके जीवन में अशुभता आ जाती है। अब द्विस्वभाव कौन सा होता है, तो पहली राशि चल स्वभाव की होती है, चलने वाली होती है। ये मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जब भी चलने वाला कोई काम करना है तो वो इस घर से देखा जाएगा, पहले घर से, तीसरे घर से, पांचवें घर से, सातवें घर से, ऐसे। और जो सम राशि है वो दूसरा घर, चौथा घर, इस तरीके से देखी जाती है। तो पहला घर जो है वो चर है, दूसरा घर स्थिर है, और तीसरे घर का जो माना जाता है वो द्विस्वभाव माना जाता है। ऐसे ही चौथा घर चर है, पांचवा स्थिर है, छठा द्विस्वभाव है, सातवां चर है, आठवां स्थिर है, नौवां द्विस्वभाव है, दसवां स्थिर है, चर है, 11वां स्थिर है, और 12वां द्विस्वभाव है। अब यहां पर हम देखें शनि की अवस्था, तो शनि अपने घर में है, स्थिर अवस्था में है। तो ऐसा व्यक्ति यदि बैठकर काम करेगा, एक स्थान पर बैठकर काम करेगा और बार बार अपने प्लानिंग्स में चेंजेस नहीं लाएगा तो नाम और पैसा दोनों कमाएगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हर कंडीशन यहाँ पे पैसा कमाने की और इंडिकेशन दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, हमारे पास कई तरीके की कुंडलियां होती हैं, उन सब कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद ही एक निश्चित फल निकाला जाता है। पर यहाँ पे हम लोग लग्न कुंडली की बात कर रहे हैं, तो लग्न कुंडली ये कहती है कि 11वें भाव का शनि यहाँ पे शुभ फलदायी है। पर इस पे मोहर लगाने के लिए, इस बात को फैक्ट रियल बनाने के लिए
हमें नवमांश कुंडली देखनी होती है। यदि नवमांश कुंडली भी ये कहती है कि शनि 11वें घर में बैठा है और त्रिशदाय भाव का स्वामी है, तो ये 100% निश्चित हो जाएगा कि ये जातक अपना समय आने पर शनि की दशा में काफी अच्छा नाम और पैसा कमाएगा। वहीं अगर शनि 12वें घर में चला गया नवमांश कुंडली में, तो ऐसी अवस्था में ये कहा जा सकता है कि शनि अपने मित्र की राशि में चला गया है, तो सम पैसा कमाएगा, यानी पैसा तो अच्छा कमाएगा पर वो बैलेंसिंग स्टेट में रहेगा, जितना कमाएगा उतना खर्चा भी होगा। तो बचत का संभावना यहाँ पे कम हो जाती है, पर एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन की जा सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा अपने कार्य क्षेत्र पे, अपने कार्य पे पैसा खर्च करेगा, उतना ज्यादा कमाएगा। वहीं यही शनि अगर सूर्य के घर में आके बैठ गया नवमांश में, तो ये पूरी की पूरी प्रिडिक्शन पलट देगा। हालांकि अपना समय आने पर शनि अपना प्रभाव दिखाएगा, पर सूर्य के दोष लग जाएंगे। तो जैसा मैंने शुरू में बताया था, हम कुंडली को अलाइन करते हैं, तो यहाँ पे अलाइन ना करके उस समय सूर्य के उपाय निकाले जाएंगे, जिससे हम जो आने वाली समय है या जातक जो समय है उससे आराम से निकल सके। अब यहाँ पे एक सूत्र और है, वो लिख लीजिए। हमने केंद्र भाव की बात करी थी, तो लग्न से ज्यादा अच्छा रिजल्ट चौथा भाव देता है, चौथे भाव से ज्यादा अच्छा रिजल्ट सातवां भाव देता है, और सातवें भाव से ज्यादा अच्छा रिजल्ट 10वां भाव देता है। इसके पीछे पूरा एक सूत्र है, उसको अगर हम एलोबरेट करें तो हमें एक अच्छा वाला समय चाहिए, और अभी बेसिक क्लास में इतना खोलना संभव नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको लिखवा रहा हूँ, आप लिख लीजिए। कोई ग्रह अगर पहले घर में बैठा है और कोई ग्रह चौथे घर में बैठा है, तो चौथा ग्रह पहले घर में बैठे ग्रह से ज्यादा बली होगा, ज्यादा पावरफुल होगा। पर अगर कोई ग्रह सीधा 10वें घर में बैठा है, तो वो इन तीनों से ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसी तरीके से त्रिकोण की अगर बात करें, तो त्रिकोण हमारे पास तीन है, 1, 5, 9। तो लग्न में बैठा हुआ ग्रह से मजबूत पांचवा घर होगा, और पांचवें घर से बैठा हुआ मजबूत 9वां घर होगा। इसी तरीके से यदि हम त्रिशदाय भाव को देखें, तो त्रिशदाय भाव होते हैं 3, 6, 11। तो तीसरे घर में बैठा हुआ ग्रह छठे घर से कम फल देगा, और छठे घर में बैठा हुआ ग्रह 11वें भाव से कम फल देगा। तो इस नियम का भी जब हम प्रिडिक्शन करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। अब अगर कोई शुभ ग्रह नीच का हो, तो ऐसी अवस्था में, या निर्बल हो, तो ऐसी अवस्था में, एक मिनट, इस लाइन को दोबारा लिखिए। यदि कोई ग्रह, यदि कोई शुभ ग्रह नीच का हो, निर्बल हो, और केंद्र में बैठा हुआ हो, और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि या योग हो, तो वो ग्रह अपने अच्छे फल छोड़कर बुरे ग्रह के समान व्यवहार करेगा। मान लीजिए बृहस्पति है, नीच का है, और अपने शत्रु की राशि में बैठा है, और शत्रु की राशि में शनि उसके साथ बैठा है, तो बृहस्पति जो है शनि के समान व्यवहार करने लगेगा। अगर वहां मंगल होगा तो मंगल के समान व्यवहार करने लगेगा, वहां राहु केतु होंगे तो राहु केतु के समान व्यवहार करने लगेगा। यानी गुरु अपनी शुभता को उस घर के प्रति खो देगा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि गुरु ज्ञान का प्रतीक है, और यहां पर गुरु ने अपने ज्ञान को खो दिया, तो गुरु दूसरी तरफ प्रतिष्ठा का प्रतीक भी है। तो ऐसा व्यक्ति काफी बदनाम हो सकता है, और बहुत अच्छा पैसे वाला भी हो सकता है, क्योंकि गुरु सत्व का कारण है, और नीच राशि में बैठकर निर्बल होकर शत्रु के साथ बैठकर वो भी शत्रु के साथ व्यवहार, शत्रु के समान व्यवहार करने लगता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने करियर को, अपने जीवन को काफी हद तक नुकसान पहुंचा जाता है। तो इनका भी उपाय निकाला जाता है। ऐसे ही अगर कोई शुभ ग्रह अच्छी अवस्था में है और अपने मित्र के साथ बैठा है, ये सारी कंडीशन लगेंगी। ग्रह शुभ हो, अपने उच्च स्थान पर बैठा हो, अपनी राशि में बैठा हो,
और शुभ ग्रह के साथ दृष्टि रखता हो या योग करता हो, तो उसका शुभत्व बढ़कर अपनी दशा में वो अत्यधिक लाभकारी हो जाता है। लग्न को हमेशा शुभ माना जाता है, परंतु लग्न यदि किसी भाव में बैठता है, जैसा सपोज कीजिए हमारा जो लग्न है यहाँ पे मंगल है, और मंगल यहाँ पे अष्टम भाव का स्वामी, सॉरी नवम भाव का स्वामी बन गया है, तो नवम ये त्रिकोण भाव है, तो मंगल यहाँ पर शुभ फल दे रहा है, पर बैठा किसके घर में है? गुरु के घर में। तो गुरु और मंगल मित्र है, तो इसका मतलब यहां पर मंगल शुभ फलकारी होगा। इसी तरीके से यदि मंगल किसी पीड़ित घर में बैठता है, शत्रु राशि में बैठता है, तो वहां पर ये अशुभ फल प्राप्त कराएगा। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है, ये बेसिकली आप ऐसे मान के चलिए मोटा सूत्र है। मोटे सूत्र का मतलब ये है, हम इसको बोलते हैं लग्नेश। जो भी पहले घर में बैठा होता है उसको बोलते हैं लग्नेश। वो जिस घर में बैठा होगा उस घर के एट्रीब्यूट्स को अपना लेगा। जैसे यहाँ पर लग्नेश मंगल है, तो ये धर्म के स्थान पे बैठा है, तो व्यक्ति जो है धार्मिक प्रवृत्ति का बन जाएगा। अगर ये लग्नेश यहाँ पे शुक्र की राशि होती और शुक्र बैठा है अष्टम स्थान पे, तो यहां पर हम ये कहते कि ऐसा व्यक्ति गुप्त रूप से पैसा जोड़ने का काम करता है, या वो अपने आप को अकेले में शीशे में निहारने का काम कर सकता है, या शुक्र के गुप्त काम कर सकता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती। इसमें मैंने जो आपको 12 लग्नों की गाथा कराई थी, उसी में एक एडवांस नियम और है, वो लिख लीजिएगा। चंद्रमा और सूर्य अष्टम भाव में शुभ फलकारी नहीं होते, ये पहला पॉइंट है। और इसी का दूसरा पॉइंट है, चंद्रमा और सूर्य अष्टम भाव में अशुभ फल नहीं देते। इसका मतलब यह हुआ कि अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए सूर्य या चंद्रमा ना तो अच्छे फल देते हैं ना बुरे फल देते हैं, वो जैसा जरूरत होगी उस प्रकार के फलों को देंगे। अब यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि उनकी राशियां किस किस घर में बैठी हैं। हाँ जी सर, आपने जैसे चंद्रमा तो सर 8वें घर में नीच का होता है, तो वो तो अशुभ फल देगा ना? नहीं देगा। अच्छा। अष्टम भाव में मैंने ये बताया, ना तो वो शुभ फल देता है ना अशुभ फल देता है, वो सम हो जाते हैं। यही तो अच्छा, सूत्र लिखवा ठीक रहा है। था। ठीक है सर। ठीक है, और अगर उस पे भी मान लीजिए चंद्रमा है और यहाँ पर 4 नंबर का अंक आ गया, चंद्रमा जी। अपनी ही राशि में आ गया, हम्म। तो चंद्रमा यहाँ हम्म। पे नाम पैसा इज्जत ये सारी चीजें आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ला देगा। यहाँ पे जी। पंचम स्थान पंचम सिंह लग्न की अष्टम स्थान, अष्टम स्थान में सिंह लग्न बैठा हुआ है और उसमें सूर्य बैठ गया, आप जी। कितना नेम फेम पाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। जी। तो यहाँ पे दोष निवारण होने के कारण अश्मेष होने का दोष चंद्रमा और सूर्य को नहीं लगेगा। ठीक है सर। तो कुंडली में मुझे सब हर कोई कहता है कि चंद्रमा तुम्हारा नीच का है, नेगेटिव असर देगा 8वें घर में। देखिए उन्होंने भी बिल्कुल ठीक कहा है, गलत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ग्रंथ उठा के देखेंगे तो वहां पे ये बता रखा है कि दशम का सॉरी अष्टम का चंद्रमा और सूर्य ना तो शुभ फल देते हैं ना अशुभ फल देते हैं, ठीक है। परंतु अपनी दशा में वो उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ ओके पे सर। अगर हम कैलकुलेट ओके। करें तो मंगल की राशि लगी है। जी। मंगल चंद्रमा का शत्रु है मित्र है? नैसर्गिक मित्र है शत्रु है क्या है? बताइए। जी सर। मंगल चंद्रमा का, या चंद्रमा क्योंकि मंगल के घर में बैठा है तो चंद्रमा से देखते हैं, चंद्रमा मंगल का शत्रु है मित्र है या सम संबंध रखता है? सर, सम संबंध रखता। तो जब भी मंगल या चंद्रमा की दशा या अंतरदशा आएगी तो ये आपको न्यूट्रल फल देगा, ना अच्छे ना बुरे। ठीक है। ठीक है सर।
ठीक है, अब सूर्य पे आ जाइए। सूर्य मंगल के साथ कैसे संबंध रखता है? मित्र, शत्रु या सम? मित्र। मित्र का रखता है। तो जब भी सूर्य की जी दशा अंतर्दशा आएगी, सूर्य आपको शुभ फल देगा। ठीक है सर। ठीक है, और जैसे आपको जिसने बोला, आप उनसे पूछ सकते हैं जी कि पराशरी ज्योतिष में या पराशरी होरा सिद्धांत में ये सूत्र है जी। कि चंद्रमा और सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। तो वो क्या है? ओके ओके। ठीक है, तो वो फिर उसको क्लैरिफाई करेगा कि किस कंडीशन में नहीं लगता। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है आपको। जी जैसा मैंने बताया कि शुभ फल नहीं देते, अशुभ फल नहीं देते, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि शुभ देंगे, जी जी। पर ये देंगे अपनी अंतरदशा और दशा में। ओके सर। ठीक है, अब उस समय कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, गोचर कौन सा चल रहा है, उसके अनुसार फल देंगे। और एक चीज और, ओके सर। जब भी हम लग्न की बात करते हैं तो नवांश कुंडली उसके साथ रखनी जरूरी होती है। ओके सर। ठीक है। तो नवमांश और इसमें क्या डिफरेंस होता है? नवमांश में हम क्या देखते हैं? एक तरह से आप ये कह लीजिए कि ये शरीर है और नवांश आपकी आत्मा है उसकी या पूछ। मन है। तो अच्छा। मन में गहराई ओके। होती है जी और शरीर हमें बाहर दिखाई दे रहा है। अब आप बाहर से कैसे दिखते हैं, हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके चेहरे पे सलवटें पड़ी हुई हैं तो आप गुस्से में हैं, आपके चेहरे पे जी मुस्कान है तो आप हंसते हुए हैं। जी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप बाहर से हंसते हुए दिख रहे हैं तो अंदर से भी हंस रहे हो, क्या पता आप अंदर से बहुत दुखी हो। जी। तो उस सर चीज कहते हैं को क्या नवमांश कुंडली मैरिज के लिए ज्यादा देखी जाती है? हमारी मैरिड मैरिज लाइफ के लिए कैसी ज्यादा होगी? नहीं, मैरिज के लिए भी देखी जाती है। अच्छा। कुंडलियों में ओके। कम से कम आप ये लगा लीजिए, जैसे 12 लग्न है तो 12 लग्न हमने जी पढ़े थे, तो सबका व्यवहार अलग अलग होता है। जी अब आपका लग्न सेम है, आपका तो मेष जी लग्न ही है, तो मैं अगर यही कुंडली जी मान के चलूं और आपकी मान लीजिए शुक्र की महादशा चल रही है, जी। तो मैं उस कुंडली को पूरा उल्टा घुमा दूंगा तो 8वें लग्न से ये कुंडली शुरू हो जाएगी और शुक्र पर आ जाएगा। तो जी जी प्रिडिक्शन सारी अलग अलग चीजों में चली जाएगी। जी दशा की कुंडली अलग बनेगी, गोचर की अलग बनती है, जी लग्न की अलग जी बनती है। लग्न भी आपके कई प्रकार के होते हैं, चंद्र का लग्न होता है, जी। सूर्य का लग्न होता है, मंगल का लग्न होता है। तो उनके अनुसार जो अच्छा कुंडलियां बनती हैं, और मैक्सिमम कुंडलियों में, इसको हम षोडश वर्गीय कुंडली बोलते हैं, मैक्सिमम कुंडलियों में अच्छा जो रिजल्ट आते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन की जाती है। अच्छा। उनमें एक्यूरेसी ज्यादा होती है। खाली लग्न पे ये नहीं कहा जा सकता कि ये चीज अच्छी है तो बहुत अच्छी है। जैसे मैंने शनि के लिए बोल दिया, शनि 11वें भाव का स्वामी होकर बैठा है, अच्छा है। जी जी परंतु यहाँ पे शनि ने अपने स्वभाव को बदल के 5वें में चला गया, तीसरे में चला गया, चौथे में चला गया, तो सारी कहानी उल्टी हो गई ना, जी मतलब जी बदल गई कहानी। जी। जी। सर लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है ना लगन में, तो खराब भी तो कर सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है तो आप ये देखिए कि आपके बाल उड़े उड़े से हैं, रुके हैं, जी सर ड्राई है। ड्राई हैं। क्या जी आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है? जी जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ। जी, तो इसका मतलब शनि अपनी लोकेशन पे बैठा हुआ है, वो अपना काम करवा रहा है। अब 10वीं दृष्टि कहाँ अच्छा। पे पड़ रही है वो देखो, वो आपका कर्म क्षेत्र है। जी मेरे ख्याल से अष्टम भाव पे पड़ेगी। जी जी। अष्टम में। अब यहाँ पे इतने सारे प्लेनेट बैठे हुए हैं, जी अगर आप कुंडली का सही से प्रयोग करें, कुंडली की जी अलाइनमेंट माने, तो आप जी। जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। अच्छा। जी, यहाँ पे बस एक गड़बड़ हुई है, जी शुक्र का संबंध दूसरे घर के साथ बन गया है। जी। दूसरा हाँ। घर मार्केश होता है, हम्म। इसने 8वें घर की ताकत को पूरी तरह पलट के रख दिया। अगर दूसरे घर से हम्म संबंध नहीं बनाता हम्म। तो आप पे अथाह पैसा होता। अच्छा। हम्म। अष्टम भाव में जिसके सबसे ज्यादा ग्रह हों और जी। कोई भी ग्रह दूसरे घर से संबंध ना बनाता हो, चाहे दृष्टि का हो, चाहे वहां अच्छा। बैठे हुए हम्म। राशि का हो, अगर ऐसा संबंध नहीं बनाता तो वो व्यक्ति मिलेनियर होता है। तो अच्छा आपके मिलेनियर होने में शुक्र बाधा है। अच्छा। अब आप इस शुक्र का ढंग से उपाय निकाल के मिलेनियर बन सकते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पास पैसा होना जी चाहिए बहुत अच्छी लोकेशन पे। तो आपको शुक्र के उपाय जी। करने हैं, सारी चीजें सेटल हो अच्छा। जाएंगी। हाँ, सर लेकिन शुक्र समय की लगेगा। डिग्री भी सबसे ज्यादा है मेरी कुंडली में, जो प्लैनेट है सबसे ज्यादा डिग्री शुक्र की है। अब देखिए आपकी कुंडली को खराब ही आपको। शुक्र कर रहा है,
होता क्या है, जी जो भी हमारे कर्मा अलाइनमेंट, कर्मास होते हैं पिछले जन्मों के, वही जी इस जीवन की दिशा तय करते हैं। जी जी बिल्कुल। अब आपको इस जीवन में जो दिशा मिली है वो उसके कारण मिली है, और यहाँ पे वो बैठकर ये बता रहा है कि गड़बड़ है। और आपकी जी कुंडली में मजे वाली बात यह है कि केतु लग्न का स्वामी बन गया है। जी तो जिस घर में केतु बैठा उसके जी प्रति आप बिल्कुल विरक्त हो जाएंगे। जी और जिस घर में राहु बैठा, राहु हर चीज को खाने की कोशिश करता है, जी क्योंकि सिर है, वो खाता चला जाता है। जी जी तो सातवें घर के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ा दी, और अपने ऊपर आप जी ध्यान नहीं देते। जी अब आपके जीवन में सातवें घर को पूरा करना है, इसलिए आप उस घर से कट जाओगे। जी और पहला घर आपके दुख का कारण है, तो आप इससे जुड़ जाओगे। यही आपकी जी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। राहु केतु हमारी जी सबसे बड़ी मिस्टेक यही कराते हैं। जिस भाव जी से हमें कटना होता है उससे जोड़ के रखते हैं, और जिससे जुड़ना होता है उससे काट के रखते हैं। और अगर हम जुड़ने वाले ग्रह से कटे रहते हैं तो हम दुखी रहते हैं। अच्छा। जी। तो सर मुझे कहाँ से डिटैच होना है, 7th हाउस से कि खुद से लगन से? देखिए, लगन तो आपको डिटैच ही कर रहा है। जी पहले घर से आपको जुड़ना है, अपने आप को जी। एनहेंस करना है अच्छा हर अच्छा तरीके से, हाँ। पर्सनैलिटी को। अब आपकी जी पर्सनैलिटी ओके। में क्या आता है? आपकी पर्सनैलिटी में दूसरा घर आता है, यानी धन। आपको धन कमाना है, पराक्रम। जी आपको पराक्रम करना है, मेहनत करनी है। आपको सुख जी इकट्ठा करना है। आपको जी बल, बुद्धि, विद्या, ये सारी चीजें लेनी है। ऋण रोग जी शत्रु से लड़ना होगा। पार्टनर जी के ऊपर अंधा भरोसा नहीं करना। यही आपके जी सबसे बड़ी गलती होगी, और यही गलती आपको आगे का रास्ता दिखाएगी। जी। यहाँ पे बहुत सारे ग्रह बैठ गए तो इतनी सारी ड्यूटीज वैसे ही इकट्ठी हो गई। आपकी कुंडली में ड्यूटीज बहुत हैं, आपको लाइफ में बहुत सारे काम करने के लिए भेजा गया है। अभी आपके बहुत अच्छा सारे कर्मा बैलेंस है। अच्छा। जी। ठीक है। ठीक है जैसे सर। जैसे आप जीते जाएंगे चीजें बदलती जाएंगी। और आपको एक चीज और बोलता हूँ, किसी भी चीज में, जी जी चाहे अपने फील्ड में या किसी भी चीज चीज में, अगर हो सके तो ऑकल्ट साइंस में, जी 10वां हो गया आपका शनि का कर्म हो गया, अपने कर्मों में सुधार लाइए। जितना हो जी सके मंदिर, मस्जिद इत्यादि में जाकर दान करिए। जी जी ठीक है, जब आपका बन पड़े, जी जितना बन पड़े, इसको जी वीकली एक पैटर्न बनवा लीजिए, जाके दान करें। जी जी। वैसे सर ठीक मैं है। हर शनिवार शनि मंदिर जाती हूँ, वहां पर तेल चढ़ाना दान करती हूँ हर शनिवार को। शनिवार को दान मत कीजिए, शनिवार तो आपको लेके जाएगा ऊपर, और उसी का दान कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? इससे आपका धर्म अच्छा सुधरेगा, अच्छा पर इस जीवन में आप कमजोर रह जाएंगे, पैसा नहीं आएगा। अच्छा अच्छा आपको वहां जाके अपने, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसका जी दान करना है। अच्छा आपको दान करना है अपना शारीरिक श्रम। मंदिर में जाके झाड़ू लगा सकते हैं, मंदिर में जाके पोछा लगा सकते हैं, मंदिर में जूता अच्छा इकट्ठा करने का काम कर सकते हैं, मंदिर में फिजियोथेरेपी दे सकते हैं। अच्छा। आपको शारीरिक मेहनत करनी है, हम्म। और किसी चीज का दान नहीं करना। अच्छा ठीक है मतलब सर। फाइनेंस नहीं देना, किसी को रोटी नहीं खिलानी। हाँ, खून का दान का कैंप है, आप दे सकते हो। अच्छा। मंगल बैठा है ना, देखिए धर्म के स्थान पे मंगल बैठा हुआ हाँ हाँ है, आपको हाँ हाँ। मंगल का दान देना है। ये आपके धर्म को अ- बढ़ाएगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। और आपको कोई भी रिसर्च फील्ड या ऑकल्ट साइंस के फील्ड में डीप में जाना है, ये आपकी ड्यूटी है। अच्छा हम्म, चलिए ठीक है आगे सर। चलते हैं। जी जब भी आप कुंडली की व्याख्या करेंगे तो ध्यान रखेंगे, लग्न की व्याख्या, धन भाव की व्याख्या, और व्यय भाव की व्याख्या। क्योंकि लग्न आप खुद हैं, धन आपके संस्कार या आपकी आय है जो आपने अपने जीवन भर में कमाई है। और 12वां घर व्यय का होता है, तो ये व्यय को इंडिकेट करता है कि आपने क्या खर्च किया। ये तीन चीजें आपको एक साथ कैलकुलेट करनी होंगी। अगले जीवन में यही तीन चीजें आपको धर्म स्थान पर लाने का, या आपके धर्म को बताने का, भाग्य को बताने का तरीका बनती है। तो ये ध्यान रखिए, जब भी हम लग्न की बात करेंगे तो हम दूसरे और 12वें घर के बारे में भी बताएंगे। इसी प्रकार यदि हम 5वें घर की व्याख्या कर रहे हैं तो चौथे और छठे घर के बारे में भी व्याख्या करनी होगी। इसका लगभग 25 से 50% रिजल्ट मिलता है।
ये ध्यान रख के आप व्याख्या करेंगे तो आपकी व्याख्या में इजीनेस आ जाएगी और आप अच्छे से बता पाएंगे। और अंतिम पॉइंट है, यदि दूसरा घर और 12वें घर में सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि इनके पास एक एक घर है, आ जाए तो ये हमेशा अशुभ फल देंगे। ठीक है। ठीक है सर। तो ये हमारा बेसिक ज्योतिष का कोर्स था। मैं आप लोगों के थोड़े से रिव्यू लेना चाहूंगा, कैसा लगा आपको? अगर आप लोगों के कोई व्यूज हैं, इसको और सुधार करने की जरूरत है तो बताइए। आगे कभी कोर्स निकाला तो उसमें वो सुधार करके उसके साथ मैं समझाने की पढ़ाने की कोशिश करूंगा। सर आपको बहुत नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी में, बहुत अच्छे से समझाते हैं आप डीप में। थैंक यू शिवानी जी। आज की हमारी ज्योतिष की आखिरी क्लास थी, 10 क्लासेस पूरी हो गई आज। अपने रिव्यूज एक बार ग्रुप में, थैंक यू दिव्या जी, ग्रुप में या यूट्यूब चैनल जो है जहाँ पे आप ये देख सकते हैं, वहां पर इनके रिव्यूज या कमेंट्स जरूर डालिएगा, ताकि जी मैं, सर बिल्कुल। जी, ताकि मैं ये देख सकूं मैं अभी कहाँ गलती कर रहा हूँ और कहाँ पे सुधार की गुंजाइश है। आगे जब हम इन क्लासेस को करें तो इसमें और अच्छे से और डिटेल के साथ मैं आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा पाऊँ। ठीक है। ओके अब अगर सर। किसी को कुछ पूछना ओके है सर। तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो, कोर्स से संबंधित सवाल हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर जी। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, इसी कुंडली में मेरा मैरिड लाइफ कैसी रहेगी सर, बता सकते हैं? मैरिड लाइफ आपकी थोड़ा सा उथल पुथल वाली रहेगी, क्योंकि राहु बैठा हुआ है। ठीक है। अच्छा। और आप उस पर काफी डिपेंडेंट रहेंगे, मतलब आपके मन में हर समय ये रहेगा कि मैं इसको अच्छे से जी लूं। पर राहु बैठा हुआ है और अच्छा। शुक्र की राशि में बैठा है। जी आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो मार्गेश है, 7वें घर में भी और दूसरे घर में भी। जी जी। तो लाइफ के बारे में ये कह सकते हैं कि लाइफ में आपके उथल पुथल बहुत रहेगी। अच्छा। ये कष्टकारी होती है। ओके। वहीं अगर आप रिसर्च फील्ड में चले गए, जी या आपने ऐसे पार्टनर से शादी करी जो रिसर्च के फील्ड में कार्य करता हो, तो जी आपकी लाइफ 180 डिग्री पे पलट जाएगी, क्योंकि 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का घर भी है। जी। तो यदि आप अपनी मैरिड लाइफ को सुखी बनाना चाहते हैं तो रिसर्च की फील्ड में काम करिए, आपकी मैरिड लाइफ 100% सक्सेस होगी। ओके सर। किसी और का कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अभी हमारे पास 15 मिनट हैं दूसरी क्लास शुरू होने के लिए। मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को लगभग लगभग सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं वो दे चुका हूँ। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। जी, हम थैंक यू ये राजेंद्र जी। हम ये थोड़ा कम पढ़ रहे हैं, फिर भी हम वो आपका क्लासेस का रिव्यू करके सीखने की कोशिश करेंगे। हाँ जी। मैं यहाँ एक चीज थैंक और यू। कहना चाहूंगा। मेरा जी सर। यूट्यूब चैनल है, अभी ही बनाया है मैंने, लगभग 4-6 महीने हुए होंगे। उसमें लगभग 150 पौने 200 के आसपास वीडियोस हैं, जिसमें चिकित्सा से संबंधित और ज्योतिष से संबंधित काफी वीडियोस है। आप वहां पर जाके अपनी नॉलेज एनहेंस कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को उसमें बहुत, मतलब उसमें सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो जैसा मैंने बताया था, मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, और मेरी जो खासियत है प्राकृतिक चिकित्सा में, वो बॉडी की लैंग्वेज को रीड करना है। लगभग आप ये मान के चलिए कि
बॉडी के अंदर, केवल बॉडी को देख के मैं ये बता सकता हूँ कि आपकी बॉडी को किस चीज की रिक्वायरमेंट है। आपको सवाल जवाब पूछने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी ही हमारे बारे में बहुत कुछ कह देती है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कमर का दर्द है या नहीं है, अलाइनमेंट टेढ़ी तो नहीं है। तो ये मेरी स्पेशलिटी है। आप उसमें जाइए, उसमें आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी। ओके। ओके सर। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। ओके दिव्या जी, थैंक यू। आयशा जी, सर बोलिए सर। आपने कुंडली देखी? किसका सर? अपना सिस्टर का? हाँ सर, थोड़ा ये बीच में थोड़े क्लासेस ये भी थोड़ा बिजी हो गई सर। सुन रही हूँ, मन की प्रैक्टिस नहीं कर पाती है सर। देखना मैं अब थोड़ा वो रिवीजन आपका ये वीडियो देख के जरा परफेक्ट होने के लिए ट्राई करेंगी सर। इसलिए आपको पूछ भी नहीं सक पाई मैं बार बार, अच्छा, थोड़ा बिजी रह के। हाँ चलिए कोशिश कीजिएगा। हाँ, ओके सर। और मुझे बताइएगा, आपकी सिस्टर की कुंडली और मेरी कुंडली बिल्कुल लगभग सेम है। ओके सर, उनके लिए थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर। असल वो उसके लिए मैं क्लास में असल तो मैं आपको डिस्कशन के सब भी एक बार परफेक्ट होने हो के मैं डिस्कशन करना चाही थी। थोड़ा आप कुछ बोल दीजिए सर उसके लिए। मैम देखिए, उनका जो चौथे घर में चंद्रमा और केतु बैठे हैं, यस सर। और कल से चंद्रमा लग्न में आ रहा है, हाँ यानी चंद्रमा की दशा लगने वाली है कल से। यस सर। कल 3 तारीख है। हाँ तो आप अभी देखिएगा दिसंबर तक उनकी मानसिक स्थिति कैसी रहती है, ओके सर। क्योंकि कल से कल जो लग्न बनेगा वो चंद्रमा में चंद्रमा में चंद्रमा में चंद्रमा में चंद्रमा होगा। कल चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रबल रहेगा। आप देखिएगा उनके साथ क्या होता है। ओके ओके लगभग सर। 2.5 दिन तक ये स्थिति रहेगी। कल शुरू होगा चंद्रमा लगना, और कल रात मतलब परसों सुबह से ले लीजिए, परसों का दिन किस तरीके का रहा, और सुबह का ओके जो सर। अंश रहेगा 12 बजे तक का, वो आपने नोट करना है कैसा रहा। ओके एक बार ओके सर। बताइएगा। सर एक्चुअल वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है सर। एक्चुअल वो थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम ये था कि कुछ भी वो बहुत स्ट्रांग होने हैं। बहुत एजुकेटेड है बच्चा, बहुत सब उसमें भी एवरीथिंग वर्सेटाइल है सर। हाँ जी हाँ, अब सो भी अभी एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी करती है वो, एक्चुअल वो नेचुरोपैथी करती है, इलेक्ट्रो होम्यो करती है सर। वो सुजोक एंड आकुपंचर करती है। अभी परफेक्ट स्ट्राइट फॉरवर्ड है सर। अब कुछ को भी असल रॉन्ग को नहीं सहा सकती है सर। मुंह पे बोल देती है, वो नहीं रॉन्ग करेंगी। उनका मेंटेलिटी ऐसा रहेगा सर। एक्चुअल वो पैसे के लिए भी पैसा, एक्चुअल उनको कुछ इनकम कभी भी नहीं करी थी। एक अगला सर्विस मोटिवेटेड होने च रहती है सर। मैम ये मैंने मेंटली भी स्ट्रांग है सर। कुछ भी कुछ उससे भी कुछ नहीं झुकती है सर। जी मैम, मैंने जैसा बताया हम्म। कि मेरी और उनकी कुंडली लगभग एक जैसी है। ओके ओके सर। ठीक है, कुछ अंशों में कुछ फर्क आ सकता है कुंडली में। हम्म। जो हम लग्न कुंडली की बात करें तो हम दोनों की एक जैसी है, तो हम दोनों की विचारधारा, हम दोनों का कार्य करने का पैटर्न एक जैसा रहेगा। सर आपका ये देखी थी ना सर, नेचुरोपैथी एवरीथिंग हो आप सब उसमें भी एक्सपर्ट ऑल इन वन है सर। वो समझी थी मैं एक्चुअल। ये कुंडली भी बहुत अच्छा, ये कुंडली भी बहुत अच्छा है कि सोची थी सर। जी मैम, मतलब पढ़ाने का, मेरा कुंडली पढ़ाने का ये एक्सपीरियंस अभी नया है। हाँ ओके नेचुरोपैथी सर। मैं काफी समय से कर रहा हूँ, और लगभग 5 साल से पढ़ा भी रहा हूँ। ओके सर। ओके तो जैसे चीजें होती हैं पढ़ाने में, अभी मेरी चीजें बिखरी हुई हैं। धीरे धीरे मैं ओके और सर। क्लासेस अरेंज करूंगा तो सब अलाइनमेंट में आती चली जाएंगी। ओके सर। सर दिस इज गुड और बैड सर, प्लीज टेल मी सर। मैम देखिए, दुनिया में कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है। हाँ तो फर्क, सर थोड़े लोग ज्यादा तकलीफ उठाते हैं ना सर, उसलिए। जी जी जी, जो 78 बॉर्न है यस उनकी सर। लाइफ में तकलीफें ज्यादा हैं। वाई सर? 78 की बजाय मैं ये कहूंगा जो 70 और 80 के बीच में है, क्योंकि इस दौरान अ, आपका जो पुरानी जो परंपराएं थी वो खत्म हुई हैं और नई परंपराएं चालू होना शुरू हो गई थी। यस राइट तो राइट। सबसे ज्यादा समस्याएं इनको आई हैं। और वैसे भी अगर आप टोटल करेंगे तो 7वां जो अंक है वो केतु का हाँ माना जाता है।
यस यस सर। मैं न्यूमलॉजी भी करता हूँ, तो न्यूमलॉजी में हम लोग 7 का अंक लेके चलते हैं। 7 का अंक हमने केतु को दिया है, और केतु किस चीज का, उखाड़ के रखने का। तो हाँ जो लोग 70 से लेके 79 के बीच में बॉर्न है, यस सर। वो लोग आपको हमेशा अधिकतर, मतलब आप ये समझिए कि 95% लोग परेशान मिलेंगे। ओके ठीक है, और परेशानी सिर्फ एक ही होगी, सिर्फ एक, कि उनको फाइनेंस की दिक्कत होगी, बाकी कोई परेशानी नहीं होगी। व्हाट सर, मैरिज? हाँ जी, क्या क्या दिक्कत है सर? सिर्फ फाइनेंस की दिक्कत होगी, पैसे की ओके दिक्कत हाँ होगी, हाँ बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, एवरीथिंग फाइन सर। फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम है सर, बट मैम, नॉट मच मोर। हाँ मैं वही कहना चाह रहा था आगे, पैसे की दिक्कत हमेशा बनी रहेगी, पर जो भी चाहिए, जितना चाहिए उनके पास आता रहेगा, वो खाली कभी नहीं होता। यस यस यस, राइट सर, राइट। ठीक, तो उनके अंदर एक चीज रहती है, जैसे अब हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10वें घर पे मंगल बैठा हुआ है। यस सर। तो ऐसा व्यक्ति जिसका 10वें घर में मंगल बैठा हो, बहुत शुभ माना जाता है। पर धनु लग्न की कुंडली में मंगल अगर 10वें स्थान का स्वामी बन जाए, तो वो क्या कराएगा, बहुत सारे काम धंधे बदलवाएगा। राहु और मंगल दोनों इकट्ठे बैठे हुए उनकी कुंडली में भी। ठीक है, तो सर बहुत मंगल, सर मंगल नाइन्थ नाइन्थ इसमें हाउस में बैठा है ना सर, इसमें? मैम आपकी सिस्टर की कुंडली में हाँ नाइन्थ सर, नाइन्थ उसमें सर। 9th में, मेरे ख्याल से तो आपका 10th में था। मंगल राहु दोनों 10th में थे, देखिए। मंगल सर नाइन्थ में सर। अच्छा, राहु, राहु नाइन्थ में है सर। हाँ जी, राहु भी नाइन्थ में है सर। अच्छा राहु भी 9th में है। हाँ चलिए, फिर भी राहु इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पे ये भी आएगा। सर, राहु नहीं, शनि सर, शनि भी, शनि मंगल नाइन्थ में है सर। अभी अच्छा, बुध एंड शुक्र भी नाइन्थ में चाहे सर। और राहु कहाँ बैठा है? राहु सर, राहु सिक्स्थ, 10th से 10th उसमें है सर। हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो राहु ने क्या करा कि कर्मों के प्रति भूख बढ़ा दी, वो सारे कर्म खाता जा रहा है। यस सर। तो ऐसा व्यक्ति जिसका 10th में राहु बैठ जाता है, वो व्यक्ति बहुत सारे काम धंधे बदलेगा। एक काम में यस उसको सर। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जब तक उसको उसकी चॉइस का काम नहीं मिलता। अब जैसे वो एस्ट्रोलॉजी में आ गई हैं, तो एस्ट्रोलॉजी 8th हाउस की विद्या है। यस सर। हाँ यहाँ पे आके उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, पर एक समस्या रहेगी फाइनेंस की। यस सर। ओके। ठीक है, और इस समस्या का उन्होंने जिस दिन उत्तर पा लिया, उस दिन जीवन बिल्कुल सरल हो जाएगा, क्योंकि एक एकमात्र इच्छा है। ये इच्छा खत्म हो गई तो बाकी सब तो मिला ही हुआ है। सर वो कभी भी ढूंढती रहती है सर, व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज करेक्ट। क्या भगवान भगवान के लिए ज्यादा सोचती है सर, क्या कौन सा करेक्ट है। ये सभी अब रिलीजन है सर, ये करेक्ट वो करेक्ट को बोले थे ना सर, सब उसमें भी वो पॉइंट और देखती है कुछ भी सभी से एक खुदा एक ही है को मानती है सर। एवरीथिंग पॉइंट आउट कर देखती रहती है सर वो। जी, आप अभी एमपी सर, महाराष्ट्र हाँ में, सर, आप एमपी में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं? नो नो सर, हम आंध्रा सर। अच्छा, आप आंध्रा से। हाँ अभी जल्दी ही मैं एमपी जाने वाला हूँ। ओके ओके सर। रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर। सर हाँ सर, जी। एक्चुअल ज्यादा ग्रह रहने को कौन सा हाउस में रहता है कि उसका एक्चुअल वो कर्म लेना पड़ता है को बोले थे ना।